जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने आरआरबी ग्रुप डी, है ना, ग्रुप डी के 2025 के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, है ना। हालांकि हम एक क्लास में 25 क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं, मतलब एक शिफ्ट खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई हर 10 से ज़्यादा फैक्टों को हम यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब और जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पर जरूर कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन तो कम कर रहे हैं, लेकिन उससे जुड़ी जानकारी हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि साइंस तो साइंस है दोस्त, है ना। क्वेश्चन तो कहीं से ही बन सकता है। ठीक है, अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका 28 तारीख का है ना। 28 तारीख की शिफ्ट है, 28/11, और आपका 2025 है शायद, है ना। 28 तारीख को जो पेपर हुआ था आपका, मंथ याद नहीं है, ईयर तो 2025 थी। ठीक है, तो देखो, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, बातें बाद में करेंगे। देखा, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के को निम्न में से डैश का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व, त्वरण, बल, क्रिया और प्रतिक्रिया बल। तो देखिए, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, इसे हम जड़त्व के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हो दोस्त? जड़त्व के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब जड़त्व का नियम होता क्या है? जड़त्व का नियम, जैसे कोई चीज अगर विरामावस्था में है तो वो हमेशा विरामावस्था में रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो हमेशा गतिज अवस्था में रहती है। सर, नहीं समझ में आया। जैसे जैसे कोई गाड़ी, जब जब किसी गाड़ी पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ये गाड़ी भी खड़ी हुई है, स्टेबल पोजीशन में ना, स्टेबल है। अब जैसे ही ये गाड़ी एकदम से आगे चढ़ती है तो ये आदमी पीछे की ओर धकेल इसको पीछे की ओर धक्का करता है ना, मतलब अगर ये गाड़ी एकदम से आगे की ओर चलेगी तो ये आदमी पीछे कहाँ करेगा? पीछे की ओर। क्यों? क्योंकि इसकी जो बॉडी थी रेस्ट में थी, और वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। लेकिन ये जो गाड़ी का ये वाला हिस्सा, ये तो आगे चला गया, लेकिन ये ऊपर की बॉडी है वो कहाँ रहेगी? वो अपने पीछे के स्थान को जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, तो इसमें हम बोल सकते हैं ये कौन सा ब्राह्म का जड़त्व है। कौन सा जड़त्व है? ब्राह्म, क्योंकि ये जड़त्व ब्राह्म की वजह से आया। दूसरी बात, अगर कोई बस चल रही है, मान के चलो ये मोशन में है इस बार। कैसे है? मोशन में। अगर मोशन में है तो अगर बस इस साइड मोशन में है तो इसके ऊपर जो आदमी खड़ा होगा वो भी इस साइड जा रहा होगा। लेकिन जब एकदम से इसमें क्या लग जाए? ब्रेक लग जाए। क्या हो जाए? ब्रेक लग जाए। तो ब्रेक लगने पर होगा क्या? बस तो रुक जाएगी, लेकिन उसका जो शरीर था व्यक्ति का वो तो मोशन में जाएगा, मतलब वो आगे आगे की ओर गिरता है। होता है ना ऐसा? क्या बात। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? गति का गति का जड़त्व। तो आपका जड़त्व कितने टाइप का होता है? जड़त्व आपका 2 टाइप का होता है। ये है क्या? तो ये आपका जो बल है उसका गुणात्मक परिभाषा है। बल की क्या है? गुणात्मक परिभाषा है ना। इसी से आपसे पूछा जाता है कि जो बल की परिभाषा, जो बल की परिभाषा है, बल की परिभाषा में न्यूटन की गति के किस नियम से मिलती है? तो बताएंगे पहले नियम से। लेकिन इसका जो समीकरण है, समीकरण जो कि होता है F बराबर m इंटू ए। यहाँ पर F क्या है? बल है। M क्या है? आपका द्रव्यमान यानी मास। और ए क्या है? त्वरण यानी एक्सलेशन, है ना। देखो, बल की परिभाषा एक में, लेकिन समीकरण आपका गति के दूसरे नियम में दे रखा है। ये सेकंड लिखा है, ठीक है। इस बात को समझ में आया। अच्छा, इसके प्रतिपादक तो समझ में आ रहा होगा, न्यूटन थे। अच्छा, कब प्रतिपाद किया था? 1687 में। कब किया था? तो 1687 में। एक बुक है इनकी, कौन सी? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया बुक में जो है न्यूटन ने अपनी जो है बुक का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। प्रिंसिपिया बुक में अपने नियमों का जो है प्रतिपादन इन्होंने किया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी बात क्लियर है? चलिए। अब जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप जब कंबल को जब झाड़ते हैं तो उसके कण ऊपर की ओर जाते हैं। किसका उदाहरण है? जड़त्व का, है ना। चलती गाड़ी में अचानक आगे की ओर रुकने पर आगे यात्री आगे की ओर गिरता है, तो ये भी किसका उदाहरण है दोस्त? आपके न्यूटन गति के पहले नियम का, है ना। अच्छा, न्यूटन से पहले भी एक व्यक्ति हुए जिन्होंने इसकी परिभाषा जड़त्व के बारे में कुछ बताया था, जो थे गैलीलियो। तो आपसे पूछेगा कि न्यूटन से पहले भी जड़त्व के बारे में किसने बताया? तो गैलीलियो ने बताया था। अब जबकि पूरी चीजें घूम किसके ऊपर रही है? बल के बराबर, बल पे। तो बल का ऐसा ही मात्रक आपको पता होना चाहिए। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। बड़ी की मात्रा आती है ना। और सीजीएस मात्रक क्या होता है?
सीजीएस मात्रक होता है डायन। सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका? डायन होता है। अच्छा, एक न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 की पावर 5 डायन होता है। यानी एक बराबर 10 की पावर एक एक बराबर 5 डायन के, ऐसे याद कर लो। एक न्यूटन बराबर 5 डायन के, मतलब 10 की पावर 5 डायन के। इतनी बात सही है। अब न्यूटन की गति के सेकंड नियम से हमें संवेग के बारे में पता पड़ता है। संवेग क्या होता है? संवेग बराबर होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, है ना। यानी P बराबर हम बोल सकते हैं m इंटू वी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये होता है। अच्छा, न्यूटन की गति के दो नियम होगा। तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। प्रतिक्रिया, है ना, क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोबारा से उसी पर है। देखो पूरी शिफ्ट के क्वेश्चन है, याद रखना, है ना। अपन ने क्वेश्चन अलग अपनी तरफ से नहीं लिए। क्वेश्चन ये है कि जड़त्व और द्रव्यमान के बीच, इसको हटा दो पहले। हम्म जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना समान आकार में पत्थर को किक मारने से करता है। कौन सा मूलभूत सिद्धांत पत्थर को किक मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई और संभावित चोट को उचित ठहराता है? पत्थर गति के प्रथम नियम के अधीन है, जबकि फुटबॉल द्वितीय नियम द्वारा शासित है। पत्थर पर लगाया गया बल उसके परमाणुओं को एक साथ बंधे रखने के लिए अभिकेंद्री बल से पार पाने के लिए पर्याप्त है। पत्थर की सतह पर घर्षण कम होता है, जिसके कारण सारा बल संचरित हो जाता है। पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़त्व होता है, अर्थात ये अपनी विराम अवस्था को बदलने के लिए अधिक प्रतिरोध करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ भाई। अपन ने क्या पढ़ा अभी अभी ऊपर अपन ने पढ़ा था एफ बराबर होता है एम इंटू ए। यानी फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? द्रव्यमान पर, एम पर। मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा आपको फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। इस बात को समझ लो, है ना। समझते हो इस बात भाई? फुटबॉल का द्रव्यमान एम कम है, लेकिन जो स्टोन है, फुटबॉल का द्रव्यमान कम है लेकिन स्टोन का जो द्रव्यमान है वो इसके मुकाबले ज्यादा होगा। अब ज्यादा होगा तो इसको बल की आवश्यकता भी क्या होगी? ज्यादा पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप बोलेंगे सर जो जड़त्व है किस पर डिपेंड करता है? सर बिल्कुल सीधी सी बात है कि बल जो है वो आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। अब द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी भी वस्तु में जो तत्व होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उसे हम उस टोटल परमाणु जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उस वस्तु का द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, द्रव्यमान बोलते हैं। कहीं ऐसा बोल सकते हो कि पदार्थ की कुल मात्रा को द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये रहा एफ बराबर एम इंटू ए कर देंगे तो आपको बल कहलाता है। लेकिन जैसे ही आप एम इंटू जी करेंगे तो ये कहलाएगा आपका वेट। क्या कहलाएगा? वेट। वेट कहलाएगा। तो वेट डिपेंड करता है मास पर और आपके गुरुत्वाकर्षण बल पर। ठीक है। आपसे पूछा जाता है द्रव्यमान। जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को किस में नापा जाता है? द्रव्यमान को किस में नापा जाता है? तो केजी में। किस में नापते हैं दोस्त? केजी में। अब सभी तो सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। कारण उसका ग्रेविटी है, क्योंकि मास तो सेम रहेगा। ग्रेविटी जैसे जैसे चेंज होगी किसी वस्तु का जो है वेट भी चेंज होता रहेगा, है ना। अच्छा, पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी जी की जो वैल्यू है वो है 9.8। कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये पृथ्वी है, ये इसके पोल्स हैं, सॉरी पोल्स कह रहा हूँ, हटाओ इसको। देखो, तो ये वाला जो हिस्सा होता है कोने वाला, ये पोल्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पोल्स। ये भी पोल्स है, ये यहाँ पोल्स है। तो जो पोल्स हैं, पोल्स पर पृथ्वी का जो किसी भी वस्तु पृथ्वी पोल्स पर जो है जी का मान है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। अधिकतम होता है। और इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर जी का मान 0 के बराबर होता है। यानी कम बोल सकते हो, बहुत कम, या जी की वैल्यू 0 के बराबर होती है।
समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्सप्लेनेशन ऐसे ही चलेगी दोस्त, है ना? थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को कम लेता हूँ, कारण बस यही है कि बहुत सारा कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है आपको दे सकें, ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से। वरना क्वेश्चन पढ़कर आगे निकल जाना, टिक करके आगे निकल जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, इस बात को हमेशा समझना। चलिए, देखा है, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑक्सीजन संयोजन, द्विहरी विस्थापन या अपघटन? तो देखो, पहले इस अभिक्रिया को आपको समझाता हूँ। बेरियम क्लोराइड है BaCl2। जब बेरियम क्लोराइड जब Na2SO4 से रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता क्या है? पहली बात तो एक तो बनता है, देखो, BaSO4 प्लस NaCl। क्या बनता है? NaCl। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये प्लस था, ये माइनस, इसमें ये प्लस है, ये माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, मतलब एक दूसरे ने जो है एक दूसरे को स्थापित किया। तो यहाँ बोल सकता हूँ कि कौन सा विस्थापन हुआ है? दोहरा विस्थापन हुआ है। कौन सा हुआ है? दोहरा विस्थापन हुआ है, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है? यौगिकों के आयनों में क्या हुई है? अदला बदली हुई है, ठीक है। अच्छा, जिसमें बी ए एस ओ फोर ये क्या है दोस्त? ये आपका सफेद व्हाइट अवक्षेप है। ये आपका व्हाइट अवक्षेप है। अवक्षेप क्या होता है? जो कि एक ठोस अवस्था में जिसकी क्रिया नहीं होती उसे हम अवक्षेप बोल देते हैं। हाँ, इसी वजह से इस पूरी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अवक्षेप का निर्माण हो रहा है ना दोस्त। अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? अवक्षेप अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया होती है जब दो प्रोडक्ट आपस में मिल जाए, CO+O2, दैट इज CO2। ये क्या होगी आपकी? ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अपघटन अभिक्रिया की बात करूं, वियोजन अभिक्रिया क्या है? जैसे मान के चलो कि एक प्रोडक्ट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट अंडे की जो ऊपरी परत होती है किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो दो चीजें बनती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, सॉरी 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 सॉरी, स्लेक्ड लाइम नहीं, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? QUCK, क्विक लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है? ये होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं क्या? स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम मतलब बुझाऊ, बिना बुझा हुआ चूना। स्लेक्ड लाइम मतलब बुझा हुआ चूना। समझ गए? ठीक है। कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें क्या ऊष्मा निकले, है ना? समझ गए? अच्छा, आप देखा होगा कि आप लोग हमेशा रिएक्शन को क्या करते हैं? किस बैलेंस करते हैं हम रिएक्शन को, क्या करते हैं? बैलेंस। तो ये रिएक्शन को बैलेंस करना तो किस पर, किस नियम पर डिपेंड है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? कि किसी भी द्रव्यमान का ना तो उसको बनाया जा सकता है और ना ही उसको मिटाया जा सकता, बस उसका रूप चेंज किया जा सकता है। चलिए, तो आज के लिए इतना रखेंगे। धन्यवाद। जय